घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। आक्रामक मोदी पर चौतरफा आक्रमण, कांग्रेस जेडीयू समेत सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी। बड़ा सवाल, क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोदी बन रहा है मुद्दा? जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे क्या जो देश में चुनावी मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों को दरकिनार करके मोदी खुद चुनावी मुद्दा बन गए हैं। मुद्दा जो अहम है उन पे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन मोदी पे चौतरफा हमला जरूर है। क्या कारण है? क्या मोदी अपने आप में इतने अहम मुद्दे को समेट कर खुद ही मुद्दा बन गए, या इसके पीछे कुछ और कारण है? हमारे साथ है हरमन मलिक हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं। आनंद रावत जी हैं, आप सब जानते हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले रमन जी आपसे शुरुआत करते हैं। आज चौतरफा हमला के अगर देखें, कोई एक 2014 के चुनाव में जिसपे वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य दल हो, तमाम नेताओं के भाषण में अगर एक नेता पे निशाना साधा जाता है तो नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी मुद्दों से बड़े खुद ही मुद्दा बन गए हैं? क्या कारण है? नरेंद्र मोदी जी के लिए आज ये परिस्थिति है कि उनके नाम का जाप हर एक कोई जो उनके विपक्ष में है वो कर रहा है। अपने आप को क्यों कर रहा है? क्या कारण? अपने आप को और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए दो राग अलापे जाते हैं। एक नरेंद्र मोदी और दूसरा नरेंद्र मोदी। और मैंने ये दोनों शब्द इसलिए कहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के विकास हो या नरेंद्र मोदी के ऊपर लगे हुए 12 साल के जो आरोप हैं 2002 के, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए सिर्फ ये दो चीजें बेची जा रही हैं। हमारे देश में एक सेकुलरवाद की इंडस्ट्री चल रही है जो 12 साल से चल रही थी, 10 साल से, और वो इंडस्ट्री जो है आज उसको अपने बंद होने की अनुभूति हो गई है। और वो अपने आप को बचाते कि मरता क्या ना करता, उन्होंने ये डेवलपमेंट, सुरक्षा, राष्ट्रहित की बातें, ब्लैक मनी, इन सब को पीछे छोड़ दिया। उनके पास सिर्फ एक चीज है और सिंगल एम ये है कि किसी तरह साम दाम दंड भेद, चाहे जो मर्जी, चाहे देश को तोड़ना हो, असुरक्षित करना हो, विभाजित हो जाए, उसकी परवाह नहीं। लेकिन परवाह है तो ये व्यक्ति ना आए, क्योंकि उनको ये समझ आती है कि इस व्यक्ति के आने से उनकी जो दुकानदारी इस देश को लूटने की, इस देश को भ्रमित करने की, इस देश को बांटने की चल रही है, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। चलिए आनंद रावत जी, आपको लगता है नरेंद्र मोदी 2014 चुनाव के सबसे अहम मुद्दे बन गए हैं? और कई मुद्दे, जो बात अभी हमने उनसे पूछा, कई मुद्दे बाजू में रख के दरकिनार कर सिर्फ नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर हमको एक बात समझने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी जी ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं कि विवादों में रहने से ही वो अपने आप में एक मुद्दा बने रहेंगे। पहले तो क्यों आप विवाद बनाए रखना चाहते हैं? वही तो गुजरात मॉडल की बात उन्होंने कही कि गुजरात मॉडल जो है इतना सफल है कि वो प्रयोग पूरे देश में करना चाहते हैं। और हमको समझ लेना चाहिए कि गुजरात मॉडल है क्या। 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले वो किसी भी पद पर नहीं थे, वो सीधे मुख्यमंत्री ही बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ही महीनों में उन्होंने गोधरा कांड या जो भी दंगे वगैरह हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने आगे की जो भी उनकी कार्यवाही वगैरह थी उस पे उन्होंने काम किया। आज पिछले रमन जी जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, अभी आप मेरे को बोलने दीजिए। वो मैं उस पॉइंट देखिए आप बोले जो दंगे हुए उसमें खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी का
चलिए मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। नरेंद्र मोदी जी को मुद्दे पे राजधर्म निभाइए करके, तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो बयान था। पूरा वीडियो देखने के बाद लेकिन यहाँ पर एक बात रमन जी हमको ये समझनी चाहिए कि गुजरात मॉडल की अगर आप बात करते हैं तो 2001 का जब सेंसेक्स हुई थी, जब जनगणना हुई थी, तब उस दौरान में जो सेक्स रेशो थी, जो महिलाओं की प्रति 1000 पे जो महिलाओं की संख्या थी वो 921 थी 2001 की जनगणना के आधार पर, और 2011 में ये घट करके 919 हो गई, यानी मतलब 2 महिलाएं प्रति 1000 पर इन 10 वर्षों में कम हो गई। और जो कि हमको ये ध्यान देना चाहिए कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ही मुख्यमंत्री गुजरात के थे। तो एक बात, इसको आप, इस आंकड़े को आप या कोई भी व्यक्ति झुटला नहीं सकता। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारा जो गुजरात का मॉडल था उसमें पूरे देश को एक वो सपना दिखाते हैं कि हम पूरे देश में 100 नए शहर बसाएंगे, लेकिन अगर आप गुजरात के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो गुजरात में उन्होंने एक भी नया शहर नहीं बनाया। अगर वो बंगाल से टाटा नैनो को गुजरात ले गए तो अहमदाबाद जिले में ले गए। बेहतर होता अगर वो अमरेली जैसे पिछड़े जिले में ले जाते तो एक नया शहर वहां पे डेवलप होता, लेकिन उन्होंने वो हिम्मत नहीं दिखाई। उन्होंने पहले से ही विकसित जिला अहमदाबाद जो था उसी में ही वो टाटा नैनो को ले गए। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हमको उच्च शिक्षा पे ध्यान देना है, उच्च शिक्षा पे हमको बढ़ावा देना है। प्रत्येक राज्य में एक आईआईटी, एक आईआईएम और एक एम्स होगा। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर ये बात करूं तो कांग्रेस ने पहले ही उत्तराखंड में एक आईआईटी, एक आईआईएम और एक एम्स दे दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल मैं आप ही के मुद्दे पर आ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी खुद विवादित बयान देकर के मुद्दा बनते हैं। जैसे अभी कुछ कल ही या परसों उन्होंने केजरीवाल जी के संदर्भ में एक बयान दिया कि वो AK-49 है और कश्मीर वाले मुद्दे पे लेकर के पाकिस्तान के एजेंट है। इस तरीके के विवादित बयान देकर के खुद वो एक मुद्दा बनते हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने अपना सो कॉल्ड मतलब तथाकथित गुजरात मॉडल की जो ब्रांडिंग की, और समूचा विपक्ष उस ब्रांडिंग पे कटाक्ष करता है आंकड़ों के साथ, तब जाकर के नरेंद्र मोदी जो है सबके निशाने पे आते हैं, तभी वो मुद्दा बन रहे हैं। और खुद भी नरेंद्र मोदी जी अपनी तरफ से ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो भी कुछ ऐसे विवादित बयान या विवादित बात करें जिसपे आपने अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी ने 2 बातें कही। अरविंद 3 AK, उन्होंने कहा AK-47 जिससे ब्लडशेड होता है कश्मीर में या अन्य देश के अन्य भागों में, क्या यह गंभीर मसला नहीं है? AK एंटनी पे जो उन्होंने बात कही, जिस तरह से भारतीय सैनिकों के सिर काट के ले गए, क्या वो मसला गंभीर नहीं है? क्या जनमत संग्रह करवाने की बात कह के प्रशांत भूषण ने, जो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी है, उन्होंने जो बात कही वो गंभीर मसला नहीं है? क्या जो मैप भारत आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे जो मैप था, जिस मैप में पाकिस्तान के साथ दिखाया गया है जम्मू कश्मीर को, यह मामला गंभीर नहीं है? आपने मामला आप गंभीर मसले को नहीं देख के ये तीनों मामले गंभीर हैं। कांग्रेस भी बहुत गंभीरता से मुद्दे को आपने नहीं देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी पे आपका निशाना जरूर है। मेरा सवाल यहीं पे है, आखिर नरेंद्र मोदी पे निशाना साधने से आपका काम बनता है, इसलिए आप साध रहे हैं? नहीं, देखिए, या मुद्दों को जो गंभीरता थी उसको आप दरकिनार करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मैंने जो आपको आंकड़े बताए, क्या कोई भी व्यक्ति उन आंकड़ों को झुटला सकता है? आप जनगणना के जो सेंसेक्स रिपोर्ट है, आप किसी भी वेबसाइट पे या गूगल सर्च मार के देख सकते हैं, आपको ये तथ्य, ये आंकड़े मिल जाएंगे। आप इन आंकड़ों को झुटला नहीं सकते। तो क्या जब महिलाओं की संख्या कम हो रही है तो क्या वो गुजरात का मॉडल है? क्या वो विकास का जो है मॉडल है? आनंद जी, आप शायद कांग्रेस के पहले नेता है जो आप कुछ कह रहे हैं कि देखिए गुजरात में साहब ये आंकड़े मैं दे रहा हूं जिसको कोई नहीं जुटला सकता है। पुष्पेंद्र, कुल मिलाकर के अगर आप देखें, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे कोई भी देश के करुणानिधि हो, कोई भी नेता हो, यंग हो, युवा हो, तमाम लोगों के निशाने पे नरेंद्र मोदी है, जबकि मुद्दों की बात दरकिनार रह रहा है, मुद्दों पे फोकस नहीं हो रहा है। फोकस इस वक्त नरेंद्र मोदी पे है, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि दिलीप भाई 2 चीज़ें बिल्कुल साफ साफ हो चुकी हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख आगे बढ़ रही है और कुछ क्षेत्रों में पोलिंग होने वाली है 7 तारीख को और 9 तारीख को और 10 तारीख को, आप इस बात को देखें कि एक ट्रेंड चल पड़ा है। या तो कुछ लोग नरेंद्र मोदी को गाली देंगे,
2000 दंगों का कातिल बताएंगे, और ये कह करके वो अपने जो उनका वोट बैंक है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी एक श्रेणी नई पैदा हुई है कि मोदी पे हमला करो और हमला करते 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 बीजेपी में शामिल हो जाओ, और उसके बाद कहो कि मोदी बहुत मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, और मोदी को देश की जरूरत है और देश समझ चुका है। तो हर पार्टी से अक्रॉस द पार्टी लाइन, अगर कांग्रेस से जगदम्बिका पाल और सतपाल महाराज की भाषा को देखें तो इन लोगों ने मुखर होकर मोदी के सांप्रदायिकता को, 2002 को और गुजरात मॉडल को खूब नकारा पिछले 6 साल से, लेकिन चुनाव की पूर्व संध्या पर इनका सेकुलरिज्म का जो झंडा था वो कहीं खो गया, और उसी कम्युनल आदमी की पार्टी में उसे ज्वाइन करते हैं, चिट लेते हैं और 5 रुपए का सिक्का देकर न सिर्फ मेंबरशिप देते हैं बल्कि फौरन ही उसी सांस में नरेंद्र मोदी को भारत का भाग्य विधाता बताते हैं, चीन बनाने की बात करते हैं। अगर ब्रजभूषण को देखें तो समाजवादी पार्टी का सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ के भागता है, राम कृपाल यादव सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरजेडी से छोड़ के भागता है। अगर सुशील सवाल है नरेंद्र मोदी को मुद्दा बन रहे हैं, मोदी क्यों नहीं आगे हैं? इश्यूज है जो कंसर्न है पब्लिक के। आ रहा हूं, सवाल यह है कि जिन पार्टियों के भी आप नाम ले रहे हैं, ये तमाम पार्टी अपने तथाकथित वोट बैंक को और अपनी तथाकथित, जिसको ये विचारधारा कहते हैं, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता, उसका जो पूरा का पूरा मुलम्मा है वो हवा में उड़ चुका है। लिहाजा हर एक को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी को हमने गाली देने में कमी कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट बैंक जो पहले से हमसे नाराज है और खिसका हुआ है, कुछ 65 साल का हवाला दे रहे हैं, कुछ 10 साल का हवाला दे रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट है उसके अंदर नरेंद्र मोदी जैसी पार्टी और नरेंद्र मोदी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस है, मैं नहीं जानता कितनी इसको वोट में कन्वर्ट होगी, लेकिन आज जो कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे साउथ के अंदर चले जाएं, करुणानिधि का टोन बदला हुआ है, चंद्रबाबू नायडू का, इसीलिए तमाम पार्टियां उसको निशाना इसलिए बना रही हैं कि अगर नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं होगा तो लोग पूछेंगे। आपके राजनीतिक विरोधी है, सियासी विरोधी है, निशाना आप बना सकते हैं। एक लाइन मैं कह रहा हूं, ये तमाम लोग ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने से इस देश के एक वर्ग को हमें खुश करना है, वोट लेना है। वो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को निशाना नहीं बनाए तो लोग पूछेंगे 65 साल में, सन 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हट गई, ना गरीब हटे ना गरीबी हटी, और उसके बाद में फूड बिल लाना पड़ा। लोग पूछेंगे कि साफ पानी इस देश के लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, लोग पूछेंगे हेल्थ की बात क्यों नहीं हो रही है, लोग पूछेंगे एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही है, लोग पूछेंगे सड़कों के ऊपर लोग महफूज क्यों नहीं है। ये तमाम सवाल के जवाब देने से बचने के लिए लोग नरेंद्र मोदी, 2002 का दंगा, आरएसएस ने गांधी को मरवाया, ये तमाम सारे लोगों की जो फ्रॉडों की एक जमात बन गई है, वो बार बार नरेंद्र मोदी पे इसलिए हमला करती है कि कहीं जनता असली मुद्दे ना पूछ ले। आप ये कह रहे हैं कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी को ही मुद्दा बना लिया गया। सारे लोगों ने, और नरेंद्र मोदी बार बार मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस मुद्दों की जवाब दो, लेकिन इस पर जवाब नहीं हो रहा। कोई केजरीवाल को आगे बढ़ा रहा है, केजरीवाल काशी में जा रहे हैं। नीतीश जी कहते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी भस्मासुर है। अब नरेंद्र मोदी भस्मासुर है या नहीं है ये मुद्दा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इसको मुद्दा बना रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए मुद्दा भस्मासुर नरेंद्र मोदी का होना है। आखिर कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात है, कुछ तो इसके पीछे कोई तो, आप राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकार है, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी पुष्पेंद्र भाई ने बात कही, काफी जोर शोर से कही, वो काफी अहम बात है कि अगर आप नरेंद्र मोदी का दिल्ली से जो भाषण शुरू हुआ, जो उन्होंने श्री राम कॉलेज में दिया, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा एजेंडा बताया कि हमारे देश में जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट हैं, हम आफ्टर कब तक इंपोर्टर बने रहेंगे, कब एक्सपोर्टर बनेंगे, इतना बड़ा हमारा जो इंटेलिजेंशिया है वो बाहर क्यों जाता है, यहां क्यों चीजें उपलब्ध नहीं है, इतने वर्षों से ये क्या हो रहा है। इन चीजों पर जैसे ही उन्होंने फोकस किया, आप जानते हैं कि तुरंत इंटरनेशनल फोर्सेस भी किस प्रकार एक्टिव हुई हैं कि ये व्यक्ति 2002 से आज तक इनको घेरने का जिस प्रकार प्रयास हर कॉर्नर से करने के बावजूद और एकदम उभरा है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा उठाई गई हर बात को जवाब देने से बचने के लिए ये पूरा का पूरा रचना उनके ऊपर अटैक कह रहे हैं कि कुछ अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं ऐसे जिसके पाले में कुछ लोग हैं, इसके कारण जी। और मैं और एक बात कह रहे हैं, नहीं, मैं एक और बात करना चाहता हूं जी। अभी रावत जी ने जो बात कही कि कंट्रोवर्सी में रहो तो पॉपुलर हो जाओ, कंट्रोवर्सी में तो राहुल बहुत रहे हैं। कभी उन्होंने बिल फाड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर बाहर हैं,
उनकी बेइज्जती कर दी, कभी उन्होंने अपना रेल मंत्री के खिलाफ इतना कुछ बोला, कभी कोलगेट पे बोला। मतलब जिस प्रकार कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की है वो तो कभी पॉपुलर नहीं हुआ, बल्कि उनको तो बदनामी ही मिली है। उन इंटरव्यू दिया, सिख दंगों पे जो बोले वो उनको भारी पड़ गया। मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी फोकस में जो आए हैं वो इस वजह से आए हैं कि वो जब भी भाषण देते हैं वो एजेंडे की बात करते हैं कि मेरा एजेंडा ये है, भारत के लिए ये एजेंडा, गुड गवर्नेंस में आए हैं, मुद्दा बन गए, एक मिनट, चुनावी मुद्दा बन गए 2014। वो जब भी बात करते हैं 125 करोड़ देश की जनता के लिए मैं काम करूंगा, उसमें उससे तकलीफ है धर्मनिरपेक्ष लोगों को, सेकुलरवादियों को। मुझे लगता है कि ये जो एकदम एक्सपोज कर रहे हैं वो अपनी भाषा में कि आज तक ये डिप्राइव क्यों रहा है, युवा डिप्राइव क्यों रहा है, एक्सपोज कर रहे हैं इसलिए उनके इसलिए वो टारगेट है, इसलिए वो टारगेट। आनंद, तीन बातें हैं मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर मैं रमन के पास आता। एक तो वो एक्सपोज कर रहे हैं तमाम नेताओं को, तमाम पार्टी के नेताओं के को एक्सपोज कर रहे हैं, उनकी असलियत बता रहे हैं। दूसरा, असल मुद्दों से भटकाने के लिए, असफलताओं को छुपाने के लिए तमाम पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, उनके ऊपर हमला कर रही है। और कुछ इसमें अंतर्राष्ट्रीय, ये कह रहे हैं धर्मानी जी कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी पे हमला हो रहा है। नहीं, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, जैसे धर्मानी साहब ने बोला कि हम लोग अपनी असफलता छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी पे अटैक कर रहे हैं करके। मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं है। जो गुजरात मॉडल की वो तथाकथित ब्रांडिंग कर रहे हैं, हमारे नेतागण भी और हमारे कार्यकर्ता भी केवल उसी पे ही बात करते हैं कि गुजरात मॉडल जो है वो एक असफल प्रयोग है और वो पूरे देश में लागू नहीं हो सकता। और रावत जी, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं धर्मानी जी से एक बात और पूछना चाहूंगा, थोड़ी सी करेक्शन चाहूंगा। आपने जो बात कही, आपने ये आज पहली बार जरूर गुजरात से कंपेयर करने की कोशिश की। आप पहले नेता मुझे नजर आए हैं इतनी डिबेट के अंदर। इवन राहुल ने भी उनको सीधा सीधा सांप्रदायिकता से जोड़कर, देश की विभाजनकारी ताकतों से जोड़कर, अभी कल ही जो एजेंडा आपका घोषणा पत्र जारी किया उसमें बोले हैं कि मोदी एक व्यक्ति हैं जो एक ऐसी विचारधारा से आते हैं जो देश को बिखराव की ओर ले जाएगा। वो मोदी के ऊपर ही बात करते हैं, उन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी गुजरात मॉडल की या किसी और मॉडल। वो प्रश्न भी मोदी जी से ही संबंधित था, लेकिन हमारे नेताओं का गुजरात मॉडल जिसके तथाकथित क्या उसमें उद्योग बने हैं वो गलत है। लेकिन मैं धर्मानी जी का पहले वहां पानी है, वहां बिजली मिल रहा है, वो गलत मॉडल कौन सकता है? देखिए बिजली वहां पर जरूर मिली। आप अगर वहां पर वो गलत है, नहीं वो नहीं मिलना चाहिए देश के अन्य भागों में। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न वहां पर और भी मूलभूत प्रश्न है। देखिए बिजली जरूर वहां पर मिल रही होगी, लेकिन वहां पर जो टाटा नैनो को और मारुति जैसे बड़े संस्थानों को वहां पर जो जमीन दी गई, किसानों से वो जमीन ली गई वहां कोई और बहुत सस्ते दामों पर। अगर आप आंकड़ों पर जाएं, जो इंडिया टुडे में भी प्रकाशित हुआ है, अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो बहुत महंगे दाम पर जो है लोन लिया जा रहा है और बहुत सस्ते दाम पर टाटा और दूसरे और औद्योगिक संस्थानों को जो है सस्ते दामों पर लोन दिया जा रहा है। मुझे लगता है किसान आज भी जो है, क्योंकि उनको मुआवजा नहीं मिला, जो मार्केट रेट जो मुआवजा था वो नहीं मिला, तो आज भी वहां पर किसान परेशान है। तो तमाम वो मुद्दे हैं और जो आदिवासी क्षेत्र है लोग परेशान हैं। तो उन मुद्दों पर जो है बात यहाँ पर होनी बहुत जरूरी है। देखिए उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, सवाल वो भी है। एक सुनिए, मैं जो बात आप कह रहे हैं, मैं पूरी बात अपनी पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ। हमको एक बात यहाँ पर समझनी चाहिए। अभी मैं इंडिया टुडे के ही जो रिसेंट इंडिया टुडे आई है उसी के आंकड़े बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक, जब तक वो संस्करण छपा होगा तब तक पूरे देश में 87 उन्होंने रैलियां की हैं। उसी के बनस्पत राहुल जी ने 33 रैलियां की हैं। अब 37 रैलियों में उन्होंने एक बात पे लगातार कहा कि गुजरात मॉडल। और जैसा कहा जाता है कि किसी झूठ को अगर बार बार कहा जाए तो एक प्रकार से वो भी सच प्रतीत होता है। और आप इस बात से, धर्मानी जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने 87 रैलियां की। मैं बात कंप्लीट करके फिर कुलश्रेष्ठ जी के पास भी चले जाएंगे। तो 87 उन्होंने वहां पर रैलियां की और हर जगह पे उन्होंने जो है अपने गुजरात मॉडल की बात कही कि हमने गुजरात में ये विकास किया। लेकिन मैं कुलश्रेष्ठ जी से पूछना चाहता हूं कि आनंद में अमूल 1982 में लग गई, लेकिन उसके बाद कोई भी जिले में इस तरीके की चीजें नहीं आई।
जिसको जो है ये कहा जाए कि ये गुजरात मॉडल है या गुजरात विकास की तरफ अग्रसर है। जैसे मैंने पहले भी कार्यक्रम में कहा कि वो टाटा नैनो ले गए तो अहमदाबाद जिले में ले गए जो पहले से विकसित था। अगर वो अमरेली जिले में ले जाते जो पिछड़ा जिला है गुजरात का, तो वहां पर एक नया शहर भी डेवलप होता और उसको एक गुजरात मॉडल के तौर पर पेश भी किया जाता। जैसे मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं, देहरादून हमारी राजधानी है, देहरादून में हमने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था सेलाकुई, लेकिन जब तिवारी जी की सरकार आई तो हमने इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया हरिद्वार और पंतनगर, ताकि नए नए जो है छोटे छोटे शहर डेवलप हों राजधानी के अलावा भी। लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने जो आप मॉडल की बात कर रहे हैं, वहां मोदी की बात हो रही है। मैं आप बात कह रहे हैं कांग्रेस के लिए नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के लिए ही बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात मॉडल की जो ब्रांडिंग कर रहे हैं उसका जो है पर्दाफाश करना मुख्य मुद्दा है। छोटी सी बात कह रहा हूं कि अमूल कब लगा और क्या आंकड़े हैं, इसमें गुजरात सरकार और मोदी जी जवाब दें। लेकिन आपने जो विषय किया खासतौर से कि नीतीश कुमार जो हैं वो हमला क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पे, तो सारे लोग कर रहे हैं, उनका मैंने आपको बता दिया। नीतीश कुमार की सरकार में एक मुस्लिम महिला, एक मुसलमान महिला मंत्री थी, उसने इस्तीफा देकर के पार्टी छोड़कर मंत्री से पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। एक चेहरा टेलीविजन पे सुबह शाम नजर आता था साबिर अली का, उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो जो उसका बयान आया उसने कहा कि मैं मुसलमान हूं, टिकट दिया नहीं, मैं मुसलमान हूं जी, इसलिए मुझे जो है इसलिए मुझे जो है टिकट नहीं दिया गया, और अगर मैं कुर्मी होता तो लोकसभा का टिकट उनको मिला था, राज्यसभा वो नॉमिनेट होना चाहते थे। जो भी कंट्रोवर्सी हो, बात यह है कि राज्यसभा और लोकसभा की सीट अगर इस देश के मुसलमान, इस देश के तथाकथित सेकुलरों का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है, तो मैं कहता हूं फिर ये जो सेकुलरिज्म की अलंबरदारी है पूरे देश में जो बार बार कही जा रही है। दूसरी भाई जो आनंद भाई ने बात कही है कि इस देश में दुनिया में किसी झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। मुझे लगता है इसी से प्रेरित होकर राहुल गांधी ने एक झूठ निकाला है इतिहास के पन्नों से, और वो लगातार सुबह शाम ये कह रहे हैं कि गांधी जी को आरएसएस के लोगों ने मारा। गांधी जी के आरएसएस लोगों ने मारा या नहीं मारा इतिहास में सन 1947 में तय हो चुका है, लेकिन 2014 में ये क्या बताना चाहते हैं जो 2002 के दंगे और 1947 में गांधी ने मारा। इस विषय को गांधी जी उठा करके बार बार आप इस देश को पोलराइज क्यों करना चाहते हैं? गांधी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अनेक दावे हैं, आप मध्य प्रदेश की पोल क्यों नहीं खोलते, आप छत्तीसगढ़ की पोल क्यों नहीं खोलते? रमन ये जो भटका रहे मुद्दों से मैं समझता हूं उसके पीछे यही एक बहुत वजह। रमन मेरे को, मैं आशा करता हूं समय बताएं, आप समय लेते हो, जल्दी समय कम रहता है, टेलीविजन में आप बोलते रहे लगातार। वुमेन फेटिसाइड की बात करी इन्होंने, क्या ये मेरे दोस्त जो हैं ये बता सकते हैं कि कहां पे ये है कि ये जो आंकड़े हैं वुमेन फेटिसाइड के, ये हरियाणा में बहुत अच्छे हो गए हैं और दिल्ली में महिलाएं बहुत सेफ हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कहने की जरूरत नहीं। आई बात इनकी 100 सिटीज के ऊपर ये आए थे नरेंद्र भाई की बात पे। अगर ये इतना बुरा आइडिया था तो अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा इन्होंने वही बात कि हम 100 सिटीज बनाएंगे जी। आगे नैनो की बात, इन्होंने नैनो की बात करी कि आनंद में क्यों ले गए। क्या इन्हें इतनी सी भी समझ नहीं है कि एक फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए पॉपुलेशन चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्या वो एकदम इमीडिएट हो सकता है? जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी वो बिजनेस उस हिसाब से डेवलप होगा। आप बिजनेस को ये नहीं बोल सकते कि आप हमारी तरह से चलिए, जैसे कि ये अभी बात कर रहे थे इनके लोग कि जी प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन होनी चाहिए। मतलब क्या ये मतलब वाहियात सी बातें हैं। उसके बाद इन्होंने बोला वाहियात बातें हैं, बिल्कुल वाहियात बात। चलिए अब आप कंप्लीट कीजिए। एम्स की बात कर रहे हैं। एम्स एनडीए ने 6 एम्स अप्रूव करे थे, आज तक यूपीए गवर्नमेंट ने क्या करा उन 6 के 6 एम्स का। उसके बाद ये आते हैं बात AK-49 जो मोदी जी ने, हम कहां गलत हैं ये बोलने के लिए कि जब फंडिंग की बात आए तो वहां पे पाकिस्तान रेडियो भी इनके फेवर में बोले, वहां पे ये बोलते हैं कि और क्लेम्स भी इनके वहां के लोगों ने दिए हुए हैं। उसके अलावा भी आप पाकिस्तान में दिखाएंगे पीओके जो कि पार्लियामेंट ने अप्रूव करा हुआ है, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आप उसको आप ये दिखाते हैं कि जी वो पाकिस्तान का एरिया है, अक्सर इनको चाइना का एरिया दिखा देते हैं, अरुणाचल को दिखा देते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी। आपके नेता जो संस्थापक हैं और जो इसमें पैसा लगा रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि जी ये डिबेटेबल इशू है, प्लेबिसाइड होना चाहिए। रमन भाई
इस पे तो आनंद भाई आपके खिलाफ नहीं है, इन तीनों मुद्दों पे तो आपके साथ है आनंद। देखिए बात इतनी, एक मिनट प्लीज, मैंने आपको नहीं रोका था, आप एक मिनट सुनिए। जहां तक आई AK एंटनी की बात, चाहे वो सरकलम होए या वो सबमरीन्स के हादसे होए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नरेंद्र भाई हर चीज को, मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन इनके पास उन मुद्दों के ऊपर कुछ नहीं होता बोलने के लिए, तो बोल देते हैं ये कम्युनल है। आगे चलते हैं कि एक जो कंट्री है हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी है, हमारा इंपोर्ट बिल कितना है। अगर हम आज ये बात करते हैं कि हमारा वी शुड नॉट बी इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो हम, तो उसमें क्या गलत बात है? क्यों ये उस चीज के लिए नहीं मानते? क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है सबके। रमन जी के आंकड़े जो है जी दुरुस्त नहीं है। मैं एक चीज पे आपको दुरुस्त करना चाहता हूं। जो मैंने बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में क्या कहा, तो उसका डिफेंड जो है वो आम आदमी पार्टी वाले करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना था कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरीके से वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब एक प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल जी, और उनको सीधे तौर पर जो है पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं। क्यों? खैर उसमें अब देखिए, अगर राष्ट्रीय हित के बिना आप एक मिनट, आपने वो मैप देखा है? अब एक ऐसी चीज है, देखा है? अब वो एक ऐसी चीज है, देखिए आपने वो मैप देखा है? उनके एक कार्यकर्ता ने हमारे उनके, सुनिए मेरी, मैं अपनी पूरी बात तो लेता हूं। अगर आप एक हिंदुस्तानी, आप भी नरेंद्र मोदी जी की तरह, आप भी नरेंद्र मोदी जी की तरह एक बात को बार करके उसको सही साबित नहीं कर सकते। रमन जी, आपको एक अच्छा वक्ता बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा श्रोता भी रहें। तो मेरी मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा था, तो आप उसकी चीज के ऊपर नहीं आइए। अपनी इनकॉम्पिटेंसी दिखाने के लिए और छुपाने के लिए हर नेता आज मोदी जी के ऊपर लांछन लगाएगा और अपने आप को बेचेगा। नहीं जी, उसके अलावा चाहे वो मनीष तिवारी हो या नरेंद्र मोदी जी की, हमको हमें लगता है थोड़ा मुद्दा से चाहे वो मनीष तिवारी हो या दिग्विजय सिंह हो, किसने ये नहीं क्लेम करा और पहले मना करते हैं कि जी नरेंद्र मोदी एक इशू नहीं है, उसके बाद इन दोनों नेताओं ने टीवी पे अलग अलग बयान देकर ये क्लेम करा कि नरेंद्र मोदी एक मुद्दा है। जी नहीं, मैं चीज उठाऊंगा, ये जमीन की बात करते हैं। इनके अपने प्रदेश हरियाणा में 18 लाख रुपए एकड़ पे इन्होंने जमीन एक्वायर करी थी, जो कि HSIDC ने ली थी हरियाणा में, और रिलायंस के साथ उन्होंने SEZ निकालना था। आज उसके ऊपर दूसरी सिटीज की बात हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो क्या था? मैं आपके पास तमाम ₹2 मुआवजा दिया जाता है किसानों को, वो क्या है? मतलब वो शर्मनाक। आप राइट टू डिग्निटी बोलते हैं, क्या एक भारतवर्ष में राइट टू डिग्निटी की चाहिए आज? कि जी मैं एक हिंदुस्तानी होने के लिए मेरा स्वाभिमान जो है उसके लिए मेरे को एक राइट चाहिए, राइट टू एंटरप्रेन्योरशिप, कि अगर मेरे पास मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए मेरे को एक हक मिलेगा गवर्नमेंट से। जी ये तो वो बात होगी कि कांग्रेस को वो कांग्रेस के मुद्दे पे आप कुछ आंकड़े दुरुस्त करना चाहूंगा। आपने मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बहुत कम शब्दों में पुष्पेंद्र जी और भूपेंद्र धर्मानी जी, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों से रमन जी और आनंद जी ने जो बात की और जो हमारा सवाल है, जो आज का हमारा एजेंडा है कि मोदी ही मुद्दा क्यों बन रहे हैं, मुद्दों को क्यों नहीं आगे रखा जा रहा है, उस पे क्या वाकई इससे पहले कि पुष्पेंद्र जी कुछ कहें, मैं एक बात जरूर यहां पे कहना चाहूंगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी जी खुद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो मुद्दा बनते हैं। जी पुष्पेंद्र जी को याद होगा, एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपको गुजरात दंगों पे दुख नहीं होता, तो उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था कि अगर कोई कुत्ते का बच्चा भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दुख होता है। और दूसरा, जिस तरीके से केजरीवाल जी के संदर्भ में जो भाषा का प्रयोग किया, अब ये कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, निसंदेह जो है एक डिबेट का इशू होता है। लेकिन यहाँ पर मैं पुष्पेंद्र जी मैं 2 मिनट बात कह करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। लेकिन हमको एक बात ये समझनी चाहिए, जो 87 जो रैलियां की हैं नरेंद्र मोदी जी ने, कहीं पर भी ये बात उन्होंने नहीं की कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये चीजें करेंगे। कहीं पर भी उन्होंने ये चीज नहीं की है। देखिए, हमको एक चीज समझनी चाहिए, हमको
विजन रखा है। विकास एक रिले रेस है। स्पीक करें। हमको ये चीज आप समझनी पहले चाहिए। बोलने से पहले अपने रमन जी जाके पढ़ लें। रमन जी मेरी गलत बोल रहे हैं। रमन जी मेरी बात सुनिए। मैं ये गलत- विकास एक रिले रेस है। बिल्कुल पुष्पन जी आप इस बात को मानते हैं? आप जाके अरे आप विकास को रिले रेस नहीं मानते तो आपकी प्रॉब्लम है। पुष्पन जी आपको मैं टेक्स्ट पुष्पेंद्र देता हूं, जाके पढ़िए। जी पुष्पेंद्र जी आप ये मानते हैं ना कि विकास एक रिले रेस है और क्या बात हर है? 5 साल बाद जो भी नई सरकार है ये उसका दायित्व बनता है कि पिछली सरकार ने खेल होगा हमारे लिए। देश पिछले चलाना सरकार ने है। जो विकास की जो नीतियां बनाई उसको आगे ले जाना है। एनडीए सरकार ने योजना बनाई, देश यूपीए ने उसको आगे ले गए। अब मैं समझता हूं ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। आगे जो भी सरकार